हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। जी हां, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक और सवाल करूं आपसे बिल्कुल वही सवाल, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्य कर रहे होंगे और वीडियोस भी बहुत ध्यान से देख रहे होंगे। कहते हैं ना कि जब बात आए कर्म की, हंसी मजाक में बिल्कुल नहीं उड़ाना है, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग और अनुभवी कहते हैं कि हंसी में मत उड़ाओ। जब बात हो सीखने की, जब बात हो शिक्षा की, जब बात हो ग्रहण करने की और जब बात हो कर्म की, तब गंभीरता अति आवश्यक है। क्योंकि यदि हम सीखते समय या कर्म के समय हंसी ठिठोली करते रहे तो वो मस्तिष्क में स्थित नहीं रह पाएगा, वो बस उड़ जाएगा। तभी तो कहावत है, हंसी में मत उड़ाओ, गंभीरता लाओ। क्योंकि जितने गंभीरता का मतलब ये नहीं कि टेंशन लाओ, ओहो ऐसा मुझे पढ़ना है, नो वे। बहुत अच्छे से गंभीरता के साथ, सिंसियरिटी के साथ हमें अपने कर्म को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम गंभीरता से और सिंसियरिटी से अपना काम करते हैं तो उसमें समर्पण भाव भी होता है, डेडिकेशन भी होता है। उसके साथ ही हम जो भी ग्रहण करते हैं वो मस्तिष्क में और मन में बहुत अच्छे से बस जाता है। सो प्लीज मेरे प्यारे विद्यार्थियों से मैं यही आशा करती हूं कि जो भी काम आप करते हो उसे पूरे समर्पण भाव के साथ करो। शिक्षा, खेलकूद, अपने स्वास्थ्य का ध्यान, सब कुछ बहुत अच्छे से कीजिए। हम सभी की शुभकामनाएं, जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स परिवार की शुभकामनाएं आप सभी के साथ हमेशा रहेंगी। हम चाहते हैं कि हमारा एक एक विद्यार्थी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होकर समाज का एक सम्मानीय नागरिक बने और सफल व्यक्ति बने। बस यही हमारी उम्मीद है। और तभी तो 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और आपको पता ही है कि ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी यहाँ पर 100% फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए चलते हैं। हाँ बिल्कुल, आप सभी बहुत ही क्या कहूँ उसको, जिज्ञासा के साथ निबंध के वीडियो की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रोहित या राजीव, आपने कहा था कि सतत विकास पर निबंध बिल्कुल लेकर आई हूं आज मैं आपके। सबसे पहले तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है, लेकिन एक बात मेरी सुन लीजिए कि जो भी यहां पर मैं आज आपको बताने जा रही हूं वो कोई भी विषय, किसी भी विषय पर आपको निबंध आ जाएगा और आपने यदि इन बातों पर ध्यान दिया, इन बातों को बहुत अच्छे से सुना और समझा, तो किसी भी टॉपिक पर आप जो भी विषय आएगा उस पर आप बहुत अच्छे से निबंध लिख सकते हैं। सो प्लीज 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 मेरे साथ बने रहना शुरू से लेकर आखिरी तक, ताकि बहुत अच्छे से सुन सको और समझ सको। आज मैं लेकर आई हूं निबंध, व्याकरण का एक और टॉपिक निबंध, जिसमें हम देखेंगे कि निबंध का अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ की बात करें, यदि हम देखें नी प्लस बंध, मतलब नियमों में बंधा हुआ, बिल्कुल सही तरीका है, यही है कि नियमों में बंधी हुई रचना को निबंध कहते हैं। कोई भी लेखक या रचनाकार जब क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध समझते हो, बिल्कुल ऐसा नहीं कि 1 2 3 टाइप, क्रमबद्ध तरीके से मीन्स पहले क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, सीढ़ी दर सीढ़ी जब हम रचनाओं को किसी भी विषय से रिलेटेड करते हैं नियम पूर्वक, उसको निबंध कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे निबंध का आशय, आशय मीन्स अर्थ। उसके साथ ही साथ चलेंगे हम उसकी महत्वपूर्ण बातों पर और कौन कौन सी आवश्यक बातें होती हैं जो निबंध लेखन में अनिवार्य होती हैं, कंपलसरी होती हैं। इन बातों को ध्यान से सुनिए, फिर आप किसी भी टॉपिक पर कभी भी कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। सो प्लीज प्लीज मैं बार बार आपसे यही कह रही हूं कि ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और जहां कहीं आपको लगता है तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। यहां हम बात करने जा रहे हैं निबंध की। हिंदी साहित्य के अनुसार निबंध का गद्य रचना है, आपको पता ही है, काव्य रचना और गद्य रचना। काव्य रचना में कविताएं, छंद, दोहे, चौपाई सब कुछ आती है। गद्य रचना में निबंध, कहानी, नाटक, जीवनी, रिपोर्टाज, ये सब आते हैं। तो निबंध कौन सी रचना हुई? गद्य रचना। हिंदी साहित्य के अनुसार निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं
जिसमें लेखक किसी विषय को केंद्र बनाकर क्रमबद्ध तरीके से रचना करता है, सीरियल वाइज। ठीक है। निबंध का अर्थ किसी विषय को लेखक द्वारा अपनी लेखनी के माध्यम से, लेखक द्वारा, कोई भी रचनाकार, लेखनी मतलब कलम, ठीक है, लेखनी के माध्यम से सामाजिक और व्यक्तिगत विचारों से बांधना होता है। हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक इत्यादि की तरह ही निबंध लेखन के लिए भी सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आया है, सतत। अब सतत का अर्थ क्या है? जैसे राजीव ने सतत विकास पर एक कोई ऐसा निबंध का टॉपिक लिखा था कि मैम प्लीज ये टॉपिक मुझे बताइए, इस पर आपको कोई प्रतियोगिता में भाग लेना है या कहीं तो लिखना है। सो ध्यान से सुनिए। पहले तो जो भी टॉपिक हमारे समक्ष आता है, हमें हर एक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। जब हमें हर एक शब्द का अर्थ पता होगा तो हमारा मस्तिष्क बहुत जल्दी जल्दी काम करने लगता है और उससे संबंधित हम शब्द से वाक्य बना लेते हैं, वाक्य से निबंध बन जाता है। तो यहां बात आ रही है, देखो कि सुनते हैं फिर से, सुनना ध्यान से। हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक इत्यादि की, इत्यादि मतलब आदि है, ईटीसी तरह ही होता है निबंध लेखन। निबंध लेखन भी सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। निबंध लेखन में सतत मीन्स कंटिन्यूएशन के साथ, लगातार, क्रमशः हर एक कार्य में अभ्यास की आवश्यकता होती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने सुना ही होगा। अभ्यास से ही व्यक्ति निपुण बनता है, कुशल बनता है। तो किसी भी कार्य में हम अभ्यास करेंगे तो उसमें कुशलता अवश्य प्राप्त होगी। हम कुशल हो जाएंगे और जब कुशल हो जाएंगे तो सफलता के निकट पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो कोई भी विषय हो, कोई भी टॉपिक हो, यदि हम उसको ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो कंटिन्यूएशन के साथ जब हम प्रैक्टिस भी करते हैं, अभ्यास भी करते हैं, तो हम उसमें कुशल हो जाते हैं। अब देखिए, किसी एक विषय पर विचारों को क्रमबद्ध कर सुंदर, सुगठित और सुबोध भाषा में लिखी रचना को ही निबंध कहते हैं। यहां पर जो आपको रेड भाषा में दिखाई दे रहा है, रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है, वो निबंध की परिभाषा है। ठीक है। किसी एक विषय पर विचारों को क्रमबद्ध मतलब मस्तिष्क में हम बिठा लें। वर्ण से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है, वाक्य से गद्य बनते हैं। तो यहां पर बात हो रही है कि किसी एक विषय पर विचारों को क्रमबद्ध कर, किसी भी एक विषय, कोई भी टॉपिक आया, जैसे पर्यावरण आ गया या विज्ञान आ गया, है ना, कोई भी टॉपिक आया, उस पर हम क्रमबद्ध तरीके से अपने विचारों को सेट कर लेंगे। तो किसी एक विषय पर विचारों को क्रमबद्ध कर सुंदर, सुगठित मतलब वाक्यों की रचना भी चुनिंदा शब्दों से होना चाहिए, सिलेक्टेड वर्ड्स होना चाहिए वहां पर। ऐसा नहीं कि कोई से भी वर्ड्स दिए और बना दिया, नो। जितने सुंदर और सुगठित शब्दों का हम प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे, क्रमबद्ध तरीके से रचना करेंगे, उतना ही निबंध उत्कृष्ट होगा। तो किसी एक विषय पर विचारों को क्रमबद्ध कर सुगठित, अच्छे से एकदम बंधा हुआ, कसा हुआ, ठीक है, क्रमबद्ध कर सुंदर, सुगठित और सुबोध, सुबोध मतलब समझते हैं जो सबको समझ में आए, भाषा, सुबोध मतलब जानकारी, जो सबको समझ में आ जाए, सुबोध भाषा में लिखी रचना को निबंध कहते हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि निबंध किसे कहते हैं, क्या बोलोगे आप? इसको पढ़कर बताओगे कि किसी एक विषय पर अपने विचारों को सुंदर, सुगठित और सुबोध तरीके से लिखी गई रचना को निबंध कहते हैं, ऐसे लिखोगे? हाँ, क्या कहोगे आप? अपने शब्दों में उत्तर दो आप कि निबंध किसे कहते हैं, कैसे लिखोगे आप? निबंध का शाब्दिक अर्थ हम लगा सकते हैं नियमों में बंधा हुआ, अर्थात किसी भी निबंध वह लेखन या गद्य की वह विधा है जिसमें किसी एक विषय पर विचारों को क्रमबद्ध तरीके से, सुंदर तरीके से, सुगठित तरीके से, सुबोध, ठीक है, भाषा में लिखा जाता है। अनेक विद्वानों द्वारा निबंध की पृथक पृथक व्याख्या की है। अनेक विद्वान हैं, सब ने अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या भी की है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या कहा है और निबंध के बारे में। ऐसा नहीं है कि हमने जो बताया वही निबंध की परिभाषा है, कई विद्वानों ने अपने अपने तरीके से निबंध की परिभाषा बताई है। तो आप ध्यान से इनको सुन लीजिए, क्योंकि जब हम इतना सारा पढ़ते हैं तो इतना तो हमें याद रह ही जाता है, और यदि हम इतना ही पढ़ेंगे तो कितना सा बचेगा, इतना और इतना पढ़ा तो कुछ नहीं बचेगा।
इसलिए हमें अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए। और वो जानकारी जब हम प्राप्त करें तो एक बात अवश्य ध्यान रखें कि उसको बहुत ध्यान से करना है। क्या लिखा है? निबंध अनियमित, असीमित और असंबद्ध रचना है। अनियमित, असीमित और असंबद्ध रचना है। बताया किसी ने कि किसी का किसी से संबंध नहीं, कोई नियम नहीं, कोई सीमा नहीं, ये किसी ने कहा है। ठीक है। निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तृत और पांडित्यपूर्ण विचार किया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। मन की उन्मुक्त उड़ान निबंध कहलाती है। लेकिन यहां मैं बताना चाहूंगी कि थोड़ा सा मैं डिसएग्री करती हूं। ठीक है। लेकिन जो विद्वान है उन्होंने अपने विचार दिए। हम चलते हैं सेकंड पर कि निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तृत और पांडित्यपूर्ण विचार किया जाता है। विस्तृत मतलब उसकी संपूर्ण जानकारी दी जाती है बुद्धिमत्ता के साथ। मन की उन्मुक्त उड़ान निबंध कहलाती है। देखिए यहां पर उन्होंने अनियमित, असीमित इसलिए लिखा है कि पहले किसी भी तरह से उसको बांधा नहीं जाता था निबंधों की पहले, और जब हम पढ़ते थे तब की हम बात बताते हैं। हमें याद है अभी भी कि जब निबंध लिखते थे तो लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, और अब कुछ संकेत बिंदुओं को फॉलो करते हुए हम निबंध लिखते हैं। सिस्टमैटिक तरीके से वर्ड्स लिमिट दी जाती है, हमें वर्ड लिमिट दी जाती है ना कि इतने शब्दों में आप निबंध लिखिए। ठीक, तो अब यदि ये है तो ये तो सारे हमें पालन करना पड़ेंगे, नियमित रूप से, सीमित रूप से और संबंध तरीके से। मन की उन्मुक्त उड़ान निबंध कहलाती है। मानसिक विश्व का बुद्धि विलास से संबंध है। सीमित समय और सीमित शब्दों में क्रमबद्ध विचारों की अभिव्यक्ति ही निबंध। दिस इज वेरी नाइस। देखो सबसे अच्छी परिभाषा सुनो यहां पर, ये तो है ही, इसके साथ जो फिफ्थ वन है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद करके आप कॉपी में लिख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। सीमित समय और सीमित शब्दों में, सीमित समय क्योंकि समय भी निश्चित है, हमें 3 घंटे की परीक्षा देनी होती है और उसी 3 घंटे में हमें अपना संपूर्ण पेपर सॉल्व करना होता है, मतलब सीमित समय तो रहता है। सीमित समय और सीमित शब्द क्योंकि हमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं कि कम से कम 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखिए, तो सीमित शब्द भी हैं। सीमित समय और सीमित शब्दों में क्रमबद्ध विचारों की अभिव्यक्ति ही निबंध है। दैट इज वेरी नाइस, याद रखना इसको। सीमित समय और सीमित शब्दों में क्रमबद्ध विचारों की अभिव्यक्ति ही निबंध है। बहुत बढ़िया। एक अच्छे निबंध की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। किसी भी निबंध की विशेषताएं क्या होती हैं, अब हम उस पर चलते हैं। निबंध की भाषा विषय के अनुरूप होनी चाहिए। जो भी विषय आता है निबंध में उसकी भाषा उसी के अनुरूप होना चाहिए। मान लीजिए विज्ञान और उसके चमत्कार आ गए, वंडर ऑफ साइंस आपने पढ़ा भी होगा, तो हमें कुछ तकनीकी शब्दों का प्रयोग करना होगा ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड हम उसके साथ न्याय कर सकें। विचारों में परस्पर तारतम्यता होनी चाहिए। तारतम्यता समझते हो ना, एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर निबंध में चर्चा की जानी चाहिए। जो भी विषय है सभी पहलुओं पर चर्चा की जाना चाहिए। जैसे उपसंहार हम लिखते हैं, अंग्रेजी में कंक्लूजन जिसको कहते हैं, उसमें हमें ना केवल उसकी कमियां बल्कि उसकी खूबियां, खामियां बताते हुए एट लास्ट हमें यही बताना चाहिए कि ये होता है और ये होना चाहिए। ठीक है। निबंध के अंतिम अनुच्छेद में ऊपर कही गई सभी बातों का सारांश होना चाहिए, जिसको अभी मैंने कहा ना, जिसको उपसंहार कहते हैं, अभी हम देखेंगे। ठीक है। जो अंतिम अनुच्छेद रहता है, पैराग्राफ, ऊपर कही गई सभी बातों का सारांश होना चाहिए कि अब हमने जो कहा वो क्या है, कैसा है, क्यों है, क्या होना चाहिए। ठीक है, ये सब होना चाहिए अंतिम वाले में। और वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। जो भी शब्दावली आप लिख रहे हैं वो शुद्ध होनी चाहिए तथा उसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। विराम चिन्ह समझते हो आप? हाँ, व्याकरण में विराम चिन्हों के आ जाने से भाषा अत्यधिक समझने योग्य हो गई है और नियम पूर्वक उसमें नियम जोड़ने से अधिक मतलब उसका मूल्य भी बढ़ गया है। विराम चिन्हों की महत्ता बताने के लिए मैं अभी आपको बताऊंगी एक उदाहरण के माध्यम से। ठीक है। निबंध लिखते समय शब्दों की सीमा का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। निबंध के लेखक का व्यक्तित्व प्रतिफल होना आवश्यक है।
निबंध अधिक विस्तृत ना होकर संक्षेप होना चाहिए। निबंध लेखन विचारों की एक अखंड धारा होती है, उसका एक निश्चित परिणाम होना चाहिए। अब जैसे विराम चिन्हों का उचित प्रयोग, मान लो यहां लिखा है, देखो देखो बताती हूं। जैसे मान लीजिए ओके, मैं यहां लिखती हूं, कोई विराम चिन्ह नहीं लगा रही हूं अभी। हाँ, इसको पढ़ना ध्यान से, आप क्या लिखा है। अभी मैं नहीं पढ़ रही हूं, सिर्फ लिख रही हूं। आप पढ़िए ध्यान से, पहले कोई विराम चिन्ह नहीं लगाया मैंने अभी। क्या लिखा है? रोको मत जाने दो, इतना ही लिखा है, लिखा है ना इतना। तो यदि इसमें हम विराम चिन्ह का प्रयोग कर देंगे तो कैसे होगा इसका, बताइए। मान लीजिए हमने यहां पर कोमा लगा दिया, अल्प विराम जिसको कहते हैं। अब कैसे पढ़ोगे आप? रोको मत जाने दो, यहां पूर्ण विराम लगा दिया, क्या पढ़ोगे आप? रोको मत जाने दो। इसका अर्थ क्या हुआ इस वाक्य का? रोको मत जाने दो, मतलब किसी को भी रोक लो, अभी मत जाने दो, इतना हुआ। अब देखो एक और बार मैं यही वाक्य लिखती हूं। अब मैं अल्प विराम या कॉमा यहां लगाऊंगी। अब बताओ, अब इसको कैसे पढ़ोगे आप? रोको मत जाने दो। शब्द उतने ही हैं जी, शब्द उतने ही हैं, लेकिन अर्थ अलग हो गया। किससे? सिर्फ विराम चिन्ह से। रोको के बाद यदि कॉमा लगा है तो हो गया रोको मत जाने दो, मतलब रोक लो व्यक्ति को, मत जान दो। और यदि रोको मत के बाद लगा है तो क्या हो गया? रोको मत जाने दो। एक पहले में लिख रहा है कि इसको रोक लो और दूसरे में लिख रहा है कि इसको जाने दो। ये है विराम चिन्हों का अर्थ। समझ में आया कि विराम चिन्ह अर्थ में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो विराम चिन्हों का भी मैं एक वीडियो के रिलीज करूंगी। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ये है विराम चिन्हों की महत्ता। मुख्य रूप से निबंध के 3 अंग होते हैं, भूमिका, विस्तार और उपसंहार। प्लीज यहां पर ध्यान दो, प्लीज यहां पर ध्यान मत लगाओ। किसी भी निबंध में ये मुख्य होते हैं। कोई भी टॉपिक आ जाएगा, आपको ये 3 तो लिखना ही लिखना है। क्या है? एक है भूमिका, दूसरा है विस्तार, तीसरा है उपसंहार। आइए डिटेल समझते हैं। भूमिका में हम जो भी विषय वस्तु दी जाएगी, जो भी टॉपिक दिया जाएगा, उसको हमें इन शॉर्ट बताना है कि हमारे समक्ष कौन सा टॉपिक है। विस्तार में हम उसका विस्तृत रूप बताएंगे, डिटेल्ड फॉर्म बताएंगे। उपसंहार में हम उसको कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, पढ़िए, आइए ध्यान से। भूमिका विषय प्रवेश है, मतलब एंट्री। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है, जो भी विषय वस्तु दी गई है, जो भी टॉपिक दिया है, यहीं से निबंध प्रारंभ होता है। यह जितना आकर्षक होगा, लोगों को निबंध पढ़ने में उतना ही अधिक आनंद आएगा। किसी भी, मान लीजिए कोई स्वतंत्रता से रिलेटेड कोई निबंध आ गया, मान लो किसी पंक्ति से, किसी सुविचार से, किसी कोट से, किसी कहावत से आप जब हम शुरुआत करेंगे भूमिका में, तो वो बहुत अधिक प्रभावी होगा। मान लिए स्वतंत्रता से संबंधित आ गया तो हम लिख सकते हैं, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बस, और ऐसा लिखा इन्वर्टेड कॉमा में या अंडरलाइन करके लिख दिया। जो भी हम महत्वपूर्ण पंक्तियां लिखते हैं उनको या तो हमें अंडरलाइन करना चाहिए या इन्वर्टेड कॉमा में लिख देना चाहिए। तो उक्त पंक्ति के आधार पर या उक्त पंक्तियों की तरह ही यहां पर जो विषय वस्तु दी गई है वो देश प्रेम से संबंधित है। बस इंट्रोडक्शन दे देंगे और पढ़ने वाले जो भी होंगे उनको बहुत इंटरेस्ट भी आएगा, और मतलब भूमिका पढ़कर ही अंदाजा लगा लेंगे कि वाह क्या बात है, कितना अच्छा लिखा है। ठीक है, तो भूमिका विषय प्रवेश है, इसमें विषय का परिचय दिया जाता है, यहीं से निबंध प्रारंभ होता है। यह जितना आकर्षक होगा, लोगों को निबंध पढ़ने में उतना ही अधिक आनंद आएगा।
भूमिका छोटी और सारगर्भित होनी चाहिए, लंबा नहीं लिखना है, लंबे के लिए विस्तार है ना, ठीक है। भूमिका छोटी होनी चाहिए, सारगर्भित होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए, ठीक है। भूमिका ऐसी हो जिसे पढ़कर पाठक पूरे निबंध को पढ़ने के लिए प्रेरित हो सके, मतलब भूमिका के माध्यम से यह अनुमान लगाया जा सके कि पूरे निबंध में क्या होगा। अब चलते हैं विस्तार की तरफ। यह भी निबंध का मुख्य अंग है। इसमें विषय का वर्णन विवेचन होता है। जो सामग्री आपके पास है उसे क्रमबद्ध कर लीजिए तथा अलग अलग अनुच्छेदों में प्रस्तुत कीजिए। जो भी सामग्री आपके पास है उस विषय से रिलेटेड, उसको आपने इकट्ठी कर ली, अब उसको क्रमबद्ध तरीके से पैराग्राफ में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जो आपके क्रमबद्ध कर लीजिए और अलग अलग अनुच्छेद मतलब पैराग्राफों में उसको डिवाइड कर लीजिए। इसके विवेचन में पूर्वापर क्रम होना चाहिए, साथ ही साथ प्रत्येक दूसरा अनुच्छेद पहले अनुच्छेद से संबंध भी होना चाहिए, इंटरलिंक्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहला पैराग्राफ लिख रहे थे कुछ और, दूसरे में कुछ और ही लिख दिया, पूर्व पश्चिम हो गया, नहीं। जो हम लिख रहे हैं वो कनेक्टेड होना चाहिए, इंटरलिंक्ड होनी चाहिए, मतलब तारतम्यता बनी रहनी चाहिए कि हाँ वहां से शुरू हो रहा है, बीच में कुछ भी हटा तो एकदम गड़बड़ हो जाएगा निबंध। सब सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है, बहुत अच्छे से चलना चाहिए। उपसंहार। उपसंहार निबंध का अंतिम अंग होता है। यहां तक आते आते विषय की चर्चा समाप्त हो जाती है, मतलब सब कुछ हमने लिख दिया है। यहां तो निबंध में कही गई सभी बातों का सारांश रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि जो भी हमने भूमिका में लिखा, जो भी हमने विस्तार में लिखा, अब हम उसको कंक्लूड कर रहे हैं कि निष्कर्ष भी कहते हैं, उपसंहार भी कहते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि ऐसा 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 करना चाहिए। बस ये बातें याद रखेंगे तो किसी भी निबंध को आप बहुत अच्छे से लिख सकेंगे। अब है निबंध लेखन। किस तरह से है कि निबंध गद्य की विधा है जिसमें निबंधकार किसी भी विषय के अपने व्यक्तित्व का अंग बनाकर स्वतंत्र रीति से अपनी लेखनी चलाता है। निबंध दो शब्द निबंध से मिलकर बना है जिसका अर्थ है भली प्रकार कसा हुआ या बंधा हुआ। इस प्रकार निबंध साहित्य की वह रचना है जिसमें लेखक अपने विचारों को पूर्णतः मौलिक रूप से इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध समझते हो, जैसे एक कड़ी में दूसरी कड़ी रहती है ना, चेन जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल इस तरह से बंधा हुआ होना चाहिए, कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए कि एक में दूसरा पिरोया हुआ है, तब जाकर ये निबंध सही होगा। यदि जरा सा भी एक भी कड़ी गायब हुई निबंध टूट जाएगा, यहां से हुई निबंध टूट जाएगा, ठीक है। तो टूटा हुआ नहीं चाहिए, उनको बिल्कुल पूरी तरह से कसा हुआ चाहिए, बंधा हुआ चाहिए। इस प्रकार निबंध साहित्य की वह रचना है जिसमें लेखक अपने विचारों को पूर्णतः मौलिक रूप से इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध करता है, उसमें सर्वत्र तारतम्यता दिखाई देती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। समझ में आया? यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। गद्यांश उसमें निबंध प्रमुख सर्वोपरि रखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आइए जानते हैं निबंध की विशेषताएं। निबंध में विषय के अनुरूप भाषा होनी चाहिए, ठीक है। निबंध लिखते समय वर्तनी की शुद्धता तथा विराम चिन्हों का भी प्रयोग होना चाहिए। निबंध में वर्णित विचार एक दूसरे से संबंध होना चाहिए। निबंध में विषय संबंधी सभी जो अनुच्छेद हैं या सभी पत्रों पर, पत्र मतलब जो भी उसमें बिंदु दिए हैं उन सब की चर्चा होनी चाहिए। सारांश मतलब अभी हमने देखा ना उपसंहार, सारांश में उन सभी बातों को शामिल किया जाना चाहिए जिनका वर्णन पहले हो चुका है। यदि निबंध लेखन में शब्द सीमा दी गई है तो उसका अवश्य ध्यान देना चाहिए। अब कौन कौन से तत्व हैं वो देख लेते हैं। विषय प्रतिपादन, निबंध में विषय के चुनाव की छूट रहती है परंतु विषय का प्रतिपादन आवश्यक है। ऑप्शंस आते ही आते हैं, ध्यान से सुनो। यहां दिया है विषय प्रतिपादन निबंध विषय के चुनाव की छूट रहती है, मतलब या तो 3 रहते हैं उसमें से एक करना है या 3 ही रहते हैं, मैक्सिमम तो 3 ही रहते हैं। और देखते हैं अभी आपके प्रैक्टिस पेपर जो भी आएंगे उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो यदि 3 ऑप्शन से एक कोई निबंध करना है तो पता है क्या हुआ था। हाँ, इस बात को ध्यान से सुन लो कि बार बार कहने पर भी स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते हैं, निर्देशों को नहीं पढ़ते हैं, प्रश्न को ठीक से नहीं पढ़ते हैं और फिर आते हुए सब गलत कराते हैं। कैसा सब गलत कि लिखा है कि निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, नहीं पढ़ा, 3 टॉपिक से तीनों को लिख दिया, छोटा छोटा तीनों को लिख दिया।
अब जब कॉपी आई चेकर के पास, वो तो सिर्फ पहले जो लिखा है फर्स्ट वन उसी को चेक करेगा, उसी में अंक देगा, बाकी जो है उनको क्रॉस कर दिया जाएगा एक्स्ट्रा लिख के। और फिर पता चलता है मैम या सर मुझे लगा था कि तीनों करना है। क्यों लगा था भाई? प्लीज क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा करो। क्वेश्चंस जितने ध्यान से हम पढ़ेंगे आंसर उतना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो लिखा है यहां कि विषय की छूट तो रहती है परंतु विषय का प्रतिपादन आवश्यक है। जिस भी विषय पर आप लिख रहे हैं, 3 ऑप्शंस दिए हैं आपको, 3 टॉपिक्स दिए हैं, उनमें से आपको एक करना है। तो पहले अच्छे से सोच लो कि आप किस टॉपिक पर बेस्ट तरीके से लिख पाओगे। एक रूपरेखा तैयार कर लो, भूमिका तैयार कर लो कि हाँ इस विषय में मैं बहुत अच्छे से लिख पाऊंगा। नहीं तो लिखकर क्रॉस कर दिया, PTO पीछे लिखा हुआ है, मत करना। कॉपी जब अजीब सी दिखती है ना, एकदम काटा पीटी, तो चेकर का भी माइंड ऑफ हो जाता है। भाव तत्व होने पर ही कोई रचना निबंध की श्रेणी में आती है, अन्यथा मात्र लेख बनकर रह जाती है। जो भी हम निबंध लिखते हैं उसमें भाव होना चाहिए, जो भी पढ़े वो अपने आप को कनेक्ट कर सके कि अरे वाह, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भावना प्रधान होना चाहिए। भाषा शैली, निबंध की शैली के अनुरूप ही उसमें भाषा का प्रयोग होता है। निबंध एक शैली में भी लिखा जा सकता है, उसमें अनेक शैलियों का सम्मिश्रण भी हो सकता है। स्वच्छंदता, निबंध में लेखक की स्वच्छंद वृत्ति दिखाई देनी चाहिए परंतु भौतिकता भी बनी रहनी चाहिए। अब यहाँ ये लिखा है कि लेखक मतलब आप निबंध लिखोगे तो आप लेखक हो, तो उसमें क्या करना चाहिए? स्वच्छंद वृत्ति तो दिखाई देती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम तो पूरे स्वतंत्र तरीके से ही लिखेंगे, हमें क्या करना है। नहीं, भौतिकता मतलब औपचारिकताएं भी दिखनी चाहिए, क्योंकि हम परीक्षा दे रहे हैं, ऐसे ही नहीं लिख रहे हैं। तो उसमें बहुत सटीक शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों का निर्माण करना है, वो भी उचित विराम चिन्हों के साथ। क्लियर? निबंध के मुख्य रूप से 3 अंग माने गए हैं, भूमिका, विस्तार, उपसंहार। भूमिका में हम क्या लिखते हैं? भूमिका सुंदर, सटीक और संक्षिप्त होनी चाहिए, जिसमें भूमिका पढ़कर चेकर को या जो भी पढ़ रहे हैं उनको इंटरेस्ट आ जाए और कहे वाह क्या तो बात है, कितना मतलब कितने अच्छे से बच्चे में सारी जानकारी है बच्चे को। भूमिका पढ़कर ही निबंध, यदि आपकी भूमिका एकदम सटीक है तो आपको निबंध में अच्छे नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। विस्तार में तो आप पूरा डिटेल लिखेंगे, उपसंहार में आप कंक्लूजन लिखेंगे। तो ये सारी मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बेस्ट होगा तो आपका निबंध बेस्ट हो ही जाएगा। कोई भी टॉपिक आपके सामने आता है, आप बहुत 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 अच्छे से इन बातों का ध्यान रखिए। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जब भी आप निबंध लिखेंगे इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो निबंध बेस्ट ही जाएगा। अब है मुख्य रूप से निबंध के 4 प्रकार माने गए हैं, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। कितने माने गए हैं? 4। एक है वर्णनात्मक, दूसरा है विवरणात्मक, तीसरा है विचारात्मक और चौथा है भावात्मक। ठीक है, वर्णनात्मक किसे कहते हैं? वर्णनात्मक निबंध में स्थान, वस्तु, दृश्य आदि का क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है, बिल्कुल क्रमबद्धता मीन्स सीरियल वाइज। ठीक है, जैसे त्योहार, दिवाली, रक्षाबंधन, होली, वर्षा ऋतु आदि पर लिखे निबंध इस कोटि में आते हैं वर्णनात्मक, जिसमें स्थान, वस्तु, दृश्य। नेक्स्ट है विवरण, इसमें संबंधित घटना, व्यक्ति, यात्रा, उत्सव आदि का विवरण दिया जाता है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू पर आ गया, रेल यात्रा पर आ गया, विद्यालय का वार्षिक उत्सव आ गया, वो सब आएंगे विवरणात्मक में। तीसरा है विचारात्मक, जिन निबंधों में किसी समस्या, विचार, मनोभाव आदि का विश्लेषण एवं व्याख्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया जाता है वे कहलाते हैं विचारात्मक निबंध, जैसे नशाखोरी, विज्ञान से लाभ हानि आदि। नेक्स्ट है भावनात्मक, भावात्मक, जिन निबंधों में भाव तथा तत्व प्रधान होता है वे भावात्मक निबंध कहलाते हैं, जैसे परोपकार, साहस, पर उपदेश, कुशल, बहुतेरे निबंध इसी श्रेणी में आते हैं जो भावना प्रधान होते हैं। अब है कि और देखिए, आप ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं, फिर से हम देखते हैं कि और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो निबंध लेखन में आवश्यक होती हैं। प्रश्न पत्र में दिए गए शब्द की सीमा का ध्यान रखें कि जो प्रश्न पत्र में शब्द सीमा दी है, वर्ड लिमिट दी जाती है ना, उसको ध्यान रखना है। भाषा की शुद्धता का ध्यान रखें, विराम चिन्हों का ध्यान रखें और मौलिकता अवश्य होनी चाहिए, मतलब एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है। विषय के अनावश्यक विस्तार से बचें, मतलब हमें अनावश्यक तरीके से उसको विस्तृत रूप नहीं देना है, ज्यादा डिटेल नहीं देना है,
निबंध के प्रारंभ या अंत में किसी सूक्ति, उदाहरण, सुभाषित या काव्य पंक्ति के प्रयोग से निबंध आकर्षक बन जाता है। अभी मैंने बताया था ना आपको, मान लीजिए देशभक्ति से रिलेटेड निबंध आ जाता है तो अभी मैंने बताया था कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इस तरह से कोई भी निबंध हम जब लिखेंगे, जो भूमिका में यदि हम कोई सूक्ति मतलब कोई कहावत या कोई उदाहरण या काव्य पंक्ति का प्रयोग करेंगे तो वो अधिक आकर्षक बनता है। विचारों की क्रमबद्धता याद रखना है, ध्यान रखना है। आवश्यकता अनुसार मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग जरूर करें। अब देखिए, पहला उदाहरण आपके सामने पेश करती हूं। जैसे कि आया आपका टॉपिक लड़का लड़की एक समान। 3 तो हमारे थे ही, भूमिका, विस्तार और उपसंहार। कभी कभी आपकी परीक्षाओं में संकेत बिंदु दे दिए जाते हैं, तो जो संकेत बिंदु सब पॉइंट्स यदि आपके परीक्षा पेपर में दिए हैं, प्रश्न पत्र में दिए हैं, तो आपको पालन करना ही करना है। ठीक है, जैसे दिया है प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्शन लिखना है, प्राचीन काल में नारी की स्थिति बताना है आपको कि प्राचीन काल में क्या था, आधुनिक काल में क्या परिवर्तन आया है, नारी के अधिक मानवीय योगीन गुण, मध्यकाल में नारी की स्थिति और पुरुष की सोच, कंक्लूजन या उपसंहार। प्रश्न पत्र में दिए हैं तो आप सबका अच्छे से पालन करो और इतना ज्यादा लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं है। 5 नंबर का है मान लीजिए तो आपको छोटा छोटा लिखना है। 10 नंबर का भी पूछ लिया जाता है तो थोड़ा और डिटेल में जाना है। जैसे प्रस्तावना है, स्त्री और पुरुष जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं। अब लड़का लड़की एक समान को हम कैसे शुरू करेंगे? पुरुष और स्त्री जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं। जीवन की गाड़ी सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए दोनों पहियों का सही होना अति आवश्यक है। ठीक है, अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों में बराबरी होना आवश्यक है, मतलब सहयोग और सामंजस्य की भावना जरूरी है। यदि इनमें से एक भी छोटा या बड़ा हुआ तो गाड़ी सही से नहीं चलेगी। ठीक है, किसी गाड़ी का पहिया इतना सा है और किसी गाड़ी का छोटा सा है, तो अब यदि कोई छोटा पहिया है या बड़ा पहिया है तो गाड़ी कैसे सही से चलेगी? एक इतना सा है, दूसरा इतना बड़ा है, वो गाड़ी कैसे सही से चलेगी? हाँ, एक टूटा फूटा है, एक बहुत अच्छा है, तब भी गाड़ी नहीं चलेगी। तो दोनों पहिया या दोनों जो व्हील्स हैं उनमें बहुत अच्छे से सामंजस्यता रहेगी, तभी जाकर वो सही कहलाएगा। ठीक है, तो यहां लिखा है इसी तरह समाज और देश की उन्नति के लिए पुरुष की ही नहीं बल्कि नारियों के योगदान की भी आवश्यकता है। नारी अपना योगदान उचित रूप में दे सके, इसके लिए उसे बराबरी का स्थान भी मिलना चाहिए। यह जरूरी है कि समाज लड़के और लड़की में कोई भेद ना करे। नारी में अधिक मानवीय गुण, स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है, ये सबको समझना होगा। यद्यपि दोनों की शारीरिक रचना में भी काफी अंतर है, फिर भी जहां तक मानवीय गुणों की बात है वहां नारी में अधिक मानवीय गुण मिलते हैं, क्योंकि माँ का रूप तो नारी ही होती है। ममता, वात्सल्य, परोपकार वो माँ में अधिक होते हैं। पुरुष जो स्वभाव से पुरुष होता है उसमें त्याग, दया, ममता, सहनशीलता जैसे ये जो गुण है वो नारी की अपेक्षा तो बहुत कम होते हैं। इसमें अधिक क्या होता है? क्रोध का अवतार माना गया है। सहनशीलता जैसे मानवीय गुण नारी की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। नर जहां क्रोध का अवतार माना गया है तो नारी वात्सल्य और प्रेम का। इस संबंध में मैथिली शरण गुप्त जी ने ठीक ही कहा है कि एक नहीं दो मात्राएं, नर से भारी नारी। देखो, नर में कोई मात्रा नहीं है, नारी में 2 मात्राएं हैं। तो उन्होंने मैथिली शरण गुप्त जी ने कितनी अच्छी पंक्ति लिखी, एक नहीं 2 मात्राएं, नर से भारी नारी। अब प्राचीन काल में स्थिति क्या है वो देखो। प्राचीन काल में नर और नारी को समान अधिकार प्राप्त थे। वैदिक काल में स्त्रियों द्वारा वेद मंत्रों, श्लोकों की उल्लेख भी मिलता है। भारतीय अपाला, गार्गी ऐसी विदुषी स्त्रियां थीं जिन्होंने पुरुषों के साथ शास्त्रार्थ करके उनके छक्के छुड़ा दिए थे। इस काल में नारी को सहधर्मिणी, गृहलक्ष्मी, अर्धांगिनी जैसे शब्दों से विभूषित भी किया जाता था। समाज में नारी को सम्मान की दृष्टि से भी देखा जाता था। मध्यकाल की स्थिति देखते हैं। मध्यकाल तक आते नारी की स्थिति में थोड़ी गिरावट आने लगी। क्यों? आइए देखते हैं। मुसलमानों के आक्रमण के कारण नारी को 4 दीवारी के में कैद होना पड़ा। मुगल काल में नारियों का सम्मान और भी छिन गया, वह पर्दे में रहने को विवश कर दी गई। इस काल में उसे पुरुषों की दासी बनने को विवश कर दिया गया। उसकी शिक्षा दीक्षा पर रोक लगाकर उसे चूल्हे चौकी तक ही सीमित कर दिया। ठीक है,
पुरुषों की दास्ता और बच्चों का पालन पोषण यही नारी के हिस्से में रह गया। नारी को अवगुणों का भंडार समझ लिया गया। तुलसी जैसे महाकवि ने भी ना जाने क्या देखकर लिखा है, ढोल ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। परंतु मैं यहाँ पर एक और बात आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कथन को मतलब ये जो चौपाई है उसके पीछे लिखने के पीछे कोई कारण है। उन्होंने ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, मतलब इन पर हमें ध्यान देना है। ये पंक्ति तो वाकई में आज भी प्रश्न चिन्ह बनी हुई है। ढोल गवार शूद्र और पशु नारी क्यों यहां पर शामिल किया गया, उनको क्या कहना चाहते हैं वो, इसका भी और हम डिटेल में पढ़ेंगे। आधुनिक काल में नारी की क्या स्थिति हुई? अंग्रेजों के शासन के समय तक नारी की स्थिति में थोड़ी सुधार होने लगा। सावित्रीबाई फूले जैसी महिलाएं आगे आईं और नारी शिक्षा की दिशा में कदम बढ़ाया। ये एक बहुत ही मतलब सराहनीय कार्य रहा जो सावित्रीबाई फूले जी द्वारा। इसी समय राजा राम मोहन राय, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, महात्मा गांधी जी आदि ने सती प्रथा बंद करवाने, संपत्ति में अधिकार दिलाने, सामाजिक सम्मान दिलाने, विधवा पुनर्विवाह कराने, स्त्री शिक्षा आदि दिशा में ठोस कदम उठाए। क्योंकि इन लोगों ने नारी की पीड़ा को समझा। जयशंकर प्रसाद जी ने कि नारियों की स्थिति देखकर लिखा था कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो। प्रसाद जी जो छायावादी कवि माने जाते नहीं हैं, मतलब छायावाद के आधार स्तंभ कवि माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी। उनकी पंक्तियां हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पल दग में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। एक अन्य स्थान पर लिखा गया है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मतलब महिलाओं की जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी। लेकिन इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हम पुरुष वर्ग को ही दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वो काल ऐसा था मुगलों का, वहां पर नारी की असुरक्षा इतनी अधिक बढ़ गई थी कि उनको चार दीवारी में कैद करने पर विवश हो गए थे। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद नारी शिक्षा की दिशा में ठोस कदम उठाए गए, उनके अधिकारों के लिए कानून बनाए गए। शिक्षा के कारण पुरुषों के दृष्टिकोण में भी बदलाव आया। इसे नारी की स्थिति दिनों दिन सुधरती गई। वर्तमान में नारी की स्थिति पुरुषों के समान मजबूत है। वह हर कदम पर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। शिक्षा, चिकित्सा, राजनीति जैसे क्षेत्र अब उसकी पहुंच में है। आप हर क्षेत्र में देख सकते हैं नारी की स्थिति और पुरुष की सोच। समाज में जैसे जैसे पुरुषों की सोच में बदलाव आया, नारी की स्थिति में उतना ही सुधार आया। कुछ समय पूर्व तक कन्याओं को माता पिता और समाज बोझ समझते थे। आज वही माता पिता कहते ना, बस एक संतान हो जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ना तो लड़का कुछ महान है ना लड़की, दोनों समान ही है, कोई भी हो जाए, ये अंतर आया है। तो वह भ्रूण हत्या द्वारा अपनी अजन्मी कन्याओं के बोझ से छुटकारा पा लेता था पहले। इस स्थित सामाजिक समानता और लिंगानुपात के लिए, लिंगानुपात मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग अनुपात मींस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, खतरनाक होती जा रही थी। पर सरकारी प्रयास और पुरुषों की सोच में बदलाव के कारण अब स्थिति बदल गई है। ठीक है, लिंग अनुपात मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ओके, जैसे उसमें यही कहा जाता है। ओके, तो यहां पर बात की गई है। अब स्थिति बदल गई, लोग लड़कियों को बोझ नहीं समझते हैं। पहले जहां लड़कों के जन्म पर खुशी मनाई जाती थी, अब लड़कियों के जन्मदिन पर भी खुशी मनाई जाती है धूमधाम से। हमारे संविधान में स्त्री पुरुष को समानता का दर्जा दिया गया है, पर अभी भी समाज को अपनी सोच में उदारता लाने की जरूरत है। पूर्ण रूप से तो नहीं हुआ है, हर जगह तो नहीं हुआ है। उपसंहार कंक्लूजन पर पहुंच गए हम। देखो, घर, परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति की कल्पना नारी के योगदान के बिना सोचना हवाई बातें करने के जैसा है। समाज को पुरुष प्रधान सोच में बदलाव लाते हुए महिलाओं को बराबरी का सम्मान देना चाहिए और देने लगे हैं। कुछ ऐसे इंटीरियर इलाके हैं, है ना, जो बहुत मतलब शिक्षा से पिछड़े हुए हैं, वहां पर थोड़ी आज भी लड़कियों की स्थिति है, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं हैं, परंतु फिर भी बहुत कुछ बदल गया है, सुधर गया है।
इसके लिए लड़का लड़की एक समान की सोच पैदा कर व्यवहार में लाने की शुरुआत कर देना चाहिए। दैट्स इट। ये हो गया उपसंहार। चलते हैं दूसरे उदाहरण की ओर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नाम तो आपने सुना ही होगा। हमेशा मैं आपको उनके 5 वाक्य याद दिलाती हूं, आज भी दिला देती हूं। कौन कौन से 5 वाक्य हैं? यस, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम अ विनर एंड टुडे इज माय डे। आत्मविश्वास से भर देते हैं ये 5 वाक्य। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। संकेत बिंदु यदि दिए गए हैं तो हमें सभी संकेत बिंदुओं का पालन करते हुए निबंध लिखना है। यदि संकेत बिंदु नहीं दिए हैं तो जो 3 थे, भूमिका, विस्तार और उपसंहार, वो हमें लिखना है। प्रस्तावना, शिक्षा दीक्षा डॉक्टर कलाम, राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम, सादा जीवन उच्च विचार, निबंध लेखन, जीवन परिचय, मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम, सम्मान एवं अलंकरण, उपसंहार। ये बिंदु दिए हैं तो हमें इनका पालन करना है। प्रस्तावना, भारत भूमि ऋषि मुनियों और अनेक कर्मवीरों की जन्मदात्री है। यहाँ अनेक महापुरुष पैदा हुए और देश को शिखर तक ले गए। ऐसे वैज्ञानिक भी हुए हैं। इन्हीं में से एक जाना माना नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, जिन्होंने 2 रूपों में राष्ट्र की सेवा की। एक तो वैज्ञानिक के रूप में और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में। देश उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानता है, पहचानता है। जीवन परिचय, डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम नामक कस्बे में हुआ था। कस्बा समझते हो? गांव से थोड़ा सा बड़ा, शहर से थोड़ा सा छोटा। इनके पिता का नाम जैनुलबदीन और माता का नाम आशियम्मा था। इनके पिता पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय व्यक्ति थे, जो बहुत धनी तो नहीं थे। इनकी माता आदर्श महिला थी। इनके पिता और रामेश्वरम मंदिर के पुजारी में बहुत गहरी मित्रता थी, जिसका असर कलाम के जीवन पर भी पड़ा। इनके पिता रामेश्वर ने धनुषकोडी तक आने जाने के लिए तीर्थ यात्रियों के लिए नौकाएं बनवाने का कार्य किया करते थे। उस समय इनके पिताजी क्या काम करते थे? नौका मतलब नाव बनाने का काम। ये हो गया इनका जीवन परिचय। शिक्षा दीक्षा देख लेते हैं। डॉक्टर कलाम की प्रारंभिक शिक्षा तमिलनाडु में हुई। इसके बाद वे रामनाथपुरम के श्वार्ज हाई स्कूल में भर्ती हुए। हायर सेकेंडरी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पूरी करने के बाद इंटर की पढ़ाई के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ 4 साल तक पढ़ाई करने और बीए प्रथम श्रेणी में उत्तर करने के बाद उन्होंने हिंदू पत्रिका में विज्ञान से संबंधित लेख लिखने लगे। उन्होंने एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी किया। महान हस्ती, आपने क्या इनकी वो पढ़ी है? उनकी खुद वो विंग्स ऑफ फायर, है ना? मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम। डॉक्टर कलाम को अपने करियर की चिंता हुई। वे भारतीय वायुसेना में पायलट पद के लिए चुने गए, पर साक्षात्कार में असफल रहे। साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू। हिंदी में इंटरव्यू को साक्षात्कार कहते हैं और अंग्रेजी में साक्षात्कार को इंटरव्यू कहते हैं। इसके बाद वे वर्ष 1958 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से जुड़ गए। उनकी पहली नियुक्ति हैदराबाद हुई। वहां से वे 5 वर्षों तक अनुसंधान सहायक के रूप में कार्य करते रहे। उन्होंने वर्ष 1980 तक कार्य किया और अंतरिक्ष विज्ञान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग अनुसंधान को समर्पित कर दिया, रिसर्च को समर्पित कर दिया। परमाणु क्षेत्र में उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। उनके नेतृत्व में 1 मई सन 1998 को प्रसिद्ध पोखरण परीक्षण किया गया, जो आप विश्व भर में प्रसिद्ध है, आपने भी जरूर पढ़ा होगा। मिसाइल कार्यक्रम को नई ऊंचाई तक ले जाने के कारण उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम। भारत के गणराज्य में 25 जुलाई सन 2002 को सुनहरा दिन आया, जब मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर कलाम ने राष्ट्रपति का पद सुशोभित किया और इसी दिन वह पद एवं गोपनीयता की शपथ भी ली। यद्यपि उनका संबंध राजनीति की दुनिया से कोसों दूर था, फिर भी संयोग और भाग्य के मेल से उन्होंने भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में इस पद को सुशोभित किया। उन्होंने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए निष्पक्षता और पूरी निष्ठा से कार्य किया। सम्मान एवं अलंकरण। डॉक्टर कलाम ने जिस परिश्रम से परमाणु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उसके लिए देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से गर्व से भर गई हूं मैं। भारत रत्न से सम्मानित एवं अलंकृत किया गया। उन्हें वर्ष 1981 में पद्म विभूषण और वर्ष 1990 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया।
भारत रत्न से सम्मानित होने वाले वे देश के तीसरे वैज्ञानिक हैं। सादा जीवन उच्च विचार। डॉक्टर कलाम पर गांधी जी के विचारों का प्रभाव था। वे सादगी पूर्वक रहते थे। उनके विचार अत्यंत उच्च कोटि के हुआ करते थे। वे बच्चों से बहुत लगाव भी रखते थे। वे विभिन्न स्कूलों में जाकर बच्चों का उत्साहवर्धन और मार्गदर्शन भी करते थे। वे आज का काम आज पर ही निपटाने पर पूरा विश्वास रखते थे। बच्चों को प्यार करने वाले डॉक्टर कलाम की मृत्यु भी बच्चों के बीच सन 2015 में उस समय हुई जब वे उनके बीच अपने अनुभव बांट रहे थे। उपसंहार, कंक्लूजन। डॉक्टर कलाम अत्यंत निराभिमानी व्यक्ति थे। किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं था। सच सलाम करते हैं हम आज भी, कोटि कोटि नमन करते रहेंगे हमेशा ऐसे महान हस्ती का जो सदा अमर रहेंगे। इतनी बड़ी उपलब्धियों के बाद भी उनके मन में कभी भी अहंकार की भावना ने जन्म नहीं लिया। वे परिश्रमी और कर्तव्यनिष्ठ थे। एक वैज्ञानिक होने के साथ ही उन्होंने मिसाइल कार्यक्रम को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। तो राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने देश की प्रगति में भरपूर योगदान दिया। उनका जीवन हम भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, समझ में आया? ओके, वेरी नाइस। अब एक और निबंध की ओर चल रहे हैं, लेकिन इसमें संकेत बिंदु नहीं है। मैं बता दे रही हूं, अभी संकेत बिंदु पैराग्राफ पूरे दिए हैं। आप संकेत बिंदु बताएंगे मुझे कि कौन कौन से संकेत बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से सारा निबंध लिखा हुआ है, डोंट वरी। राजीव, आई थिंक आप ही ने पूछा था, यदि मैं नाम भूल रही हूं तो सॉरी। ये जो निबंध है उसको आप ध्यान से सुनिए और संकेत बिंदु देखिए। जैसे भूमिका, विस्तार और उपसंहार तो हम लिखते ही हैं, और भी पैराग्राफ पर आप ध्यान दीजिएगा, सब कुछ लिखा है यहां पर। विश्व सतत विकास, ठीक है, विश्व के सभी देशों में आज विकास के पथ पर एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ सी मची है और इसके लिए औद्योगिकीकरण से लेकर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तक से हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। सब में होड़ लगी है, मुझे आगे जाना, मुझे आगे जाना है, और इस होड़ के चक्कर में क्या क्या हो रहा है उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। विकास की इस होड़ में हम ये भूल गए कि हमें इस किस मूल्य पर हासिल कर रहे हैं। इसमें दो राय नहीं है कि विकास के लिए हम पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर हैं, क्योंकि इसके लिए आवश्यक तेल से लेकर कोयला एवं जल भी हमें प्रकृति से ही प्राप्त होता है और ये सभी प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी पर उपलब्ध ही नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? हाँ, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के माध्यम से पानी, ऊर्जा, निवास स्थान, कचरा प्रबंधन, पर्यावरण के क्षेत्र में पृथ्वी द्वारा झेली जाने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए कार्य करने होंगे। होड़ में इतने भी अंधे नहीं होना है कि प्रकृति को ही उस बलि का मतलब उस आहुति दे दी जाए प्रकृति की। ठीक है, अर्थशास्त्री, पर्यावरणविद और वैज्ञानिकों ने इस समस्या का हल यह बताया है कि हमने अपने विकास के लिए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये संसाधन बचे रहें। इतना भी स्वार्थ में हमें नहीं डूबना है कि सिर्फ और सिर्फ हम अपने बारे में ही सोचते रहें। ये देश उससे आगे निकलना चाहता है, ये उससे आगे निकलना चाहता है, ये उससे, कैसे भाई, क्यों इतना कर रहे हैं हम किसी से? ये दो लाइंस हैं, हमें अच्छे से खींच लेती हूँ, एक सेकंड। ठीक है, ये दो लाइंस हैं। अब किसी को किसी से बड़ा होना है तो इसको काटो मत, इसको छोटा मत करो, कोशिश करो, आप बढ़ जाओगे अपने आप, आगे तो बढ़ो। किसी को या किसी के कार्य में टांग अड़ाओ मत, अपने प्रयासों को, अपनी मेहनत को और अधिक दोगुना कर दो, फिर उसमें जलन की भावना नहीं आएगी, उसमें उन्नति और विकास की भावना आएगी। ठीक है, तो उन्होंने यही कहा है कि सतत विकास, भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों के बचाव के मद्देनजर ही सतत विकास की अवधारणा का विकास हुआ। हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री रघुराम राजन जी का कहना है कि हमें यह निश्चित करना चाहिए कि पूरे विश्व में वृद्धि के वास्तविक एवं सतत स्रोत हों। सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं में कोई कटौती ना हो।
हम इतने स्वार्थी ना हो जाएं कि उनकी आवश्यकताओं को छीन लें। यही कारण है कि सतत विकास, कंटिन्यूएशन के साथ जो विकास है, डेवलपमेंट है, अपने शाब्दिक अर्थ के अनुरूप निरंतर चलता है, क्योंकि सतत मतलब निरंतर। सतत विकास में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी कहना था, हमें देश के संसाधनों का प्रयोग मानवता के लाभ के लिए करना चाहिए, ना कि निजी स्वार्थ के लिए। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि क्या है। अब देखिए, सतत विकास की आवश्यकता निम्नलिखित बातों से स्पष्ट हो जाती है। औद्योगिकीकरण के कारण वैश्विक स्तर पर तापमान में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग आपने सुना ही होगा। फलस्वरूप विश्व की जलवायु में प्रतिकूल परिवर्तन हुआ है। प्रतिकूल मतलब विपरीत, उल्टा। साथ ही समुद्र का जल स्तर बढ़ जाने के कारण आने वाले वर्षों में कई देशों एवं शहरों के समुद्र में जलमग्न हो जाने की भी आशंका है। बाढ़ आने का खतरा है, डूब जाने का आशंका है। यदि इस तरह से चलता रहा तो प्रकृति अपना संतुलन खो बैठेगी और फिर हमारा जीवन कहां रहेगा, हमारा तो अस्तित्व ही नहीं बचेगा। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। यदि इन्हें नियंत्रित नहीं किया गया तो परिणाम अत्यंत भयंकर होंगे। एनवायरमेंटल डेटा सर्विसेज की रिपोर्ट के अनुसार लोगों एवं राष्ट्रों की सुरक्षा भोजन, ऊर्जा, पानी एवं जलवायु इन 4 स्तंभों पर निर्भर है। ये चारों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और ये सभी खतरे की सीमा को पार करने की कगार पर हैं। अपने आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए मानव विश्व के लिए संसाधनों का इतनी तीव्रता से दोहन कर रहा है कि पृथ्वी की जीवन को पोषित करने की क्षमता तेजी से कम हो रही है, क्योंकि दोहन मतलब अत्यधिक उसका लाभ। चलते हैं आगे। वर्ष 2030 तक विश्व की जनसंख्या के 8.3 अरब से अधिक हो जाने का अनुमान है, सोचिए आप, जिसके कारण उस समय भोजन और ऊर्जा की मांग 50% अधिक, स्वच्छ जल की मांग 30% अधिक हो जाएगी। भोजन, ऊर्जा, जल की इस बढ़ी हुई मांग के फलस्वरूप उत्पन्न संकट के दुष्परिणाम भी तो भयंकर होंगे। विश्व में आई औद्योगिक क्रांति के बाद प्राकृतिक संसाधनों का दोहन शुरू हुआ और इस तरह से जब दोहन शुरू हुआ तो सबका जो पर्यावरण पर प्रतिकूल मतलब विपरीत प्रभाव पड़ा, उल्टा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण क्या हो गया, बहुत अधिक जानलेवा बीमारियां आ गईं। अचानक से ऐसी बीमारियां आ गईं। 20वीं शताब्दी में संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संगठनों ने पर्यावरण की सुरक्षा पर बल देना शुरू किया। ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1995 में वियना सम्मेलन हुआ और उनकी नीतियों को विश्व के अधिकतर देशों ने 1988 में लागू भी किया। WHO सुना होगा ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाला। वर्ष 1987 में ओजोन परत मॉन्ट्रियल समझौता हुआ। आज विश्व के 197 राष्ट्रों के साथ साथ भारत भी इस समझौते को ईमानदारी पूर्वक निभा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते का पूर्ण रूपेण पालन किए जाने पर वर्ष 2060 तक ओजोन परत के ठीक हो जाने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन कब, जबकि उस तरह से चला जाए। इस विषय से संबंधित कई और समझौते, सम्मेलन भी अन्य शहरों में किए गए। 1997 में जापान में क्योटो प्रोटोकॉल में तय किया गया कि विकसित देश के पृथ्वी के बढ़ते तापमान से दुनिया को बचाने के लिए ग्रीन हाउस के उत्सर्जन की कमी लाएंगे। 2009 में संपन्न कोपेन सम्मेलन का भी उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा ही था। 2014 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का कार्यक्रम UNEP द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार परिवहन, इमारत, औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता के उपाय भी बताए गए, जिसमें भारत, अमेरिका, चीन, ब्राजील, यूरोप और वायु प्रदूषण से होने वाली 1 लाख मौतों पर 2030 तक रोक लगाई जा सकती है, ये भी बताया गया। संयुक्त राष्ट्र के जनरल असेंबली के 69वें सत्र मतलब 2014 में गुणवत्ता शिक्षा को सतत विकास की पूंजी कहा गया। गुणवत्ता शिक्षा मतलब शिक्षा क्वालिटेटिव होगी तो सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं या समस्याएं हैं उनका समाधान हो ही जाएगा। जब बेस मजबूत होगा तो इमारत तो मजबूत हो ही जाएगी, नींव, है ना, ये भी बताया गया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने इस सत्र में कहा था कि शिक्षा मौलिक अधिकार होने के साथ साथ प्रत्येक राष्ट्र की समृद्धि का आधार भी है। माता पिता को स्वास्थ्य आहार के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उनके बच्चे एक अच्छी शुरुआत करें जिसके लिए वे अधिकारी हैं। उन्नत राष्ट्र कुशल और शिक्षित कर्मचारियों पर निर्भर रहता है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति किस आधार पर मापी जाती है? ऐसा नहीं कि सिर्फ धन के आधार पर,
शिक्षा के आधार पर, वहाँ के लोगों के आधार पर, है ना। वहाँ बेरोजगार तो नहीं है, हम अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं है। गरीबी दूर करने की चुनौतियां स्वीकारने, जलवायु परिवर्तन को रोकने, आने वाले दशकों में उचित सतत विकास हेतु हमें मिलजुल कर काम करना होगा। यदि हमने मिलजुल कर काम किया तो सारी समस्याओं का समाधान होगा। भारत सरकार द्वारा भी इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनमें वनारोपण मतलब समझ रहे हो, वृक्षारोपण, क्योंकि वृक्षों की कटाई से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। सामाजिक वानिकी, मृदा संरक्षण, मृदा मतलब मिट्टी, पड़ती भूमि समझते हो, जैसे जो उर्वरक नहीं रहती है या जो अनफर्टिलाइज जिसको कहते हैं। वाटरशेड प्रबंधन, शुष्क कृषि विकास की अवधारणा है। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी 2001 को आयोजित बैठक में इम्फाल, मणिपुर में जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के स्वायत्तशासी संस्थान की स्थापना को अनुमोदित किया, जिसे वर्ष 2001 में मणिपुर सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1989 के अधिकृत पंजीकृत भी करवाया गया। इसे संक्षिप्त रूप में IDBASD कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास हेतु जैव प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से जैव संसाधनों का विकास और उनका सतत प्रयोग करना है। भारत में सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षीय पर्यावरणीय करारी के लिए भारत के केंद्रीय अभिकरण की भूमिका पर्यावरण एवं मंत्रालय निभाता है। इनसे जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत संरक्षण से लेकर सतत विकास से संबंधित विश्व भर में आयोजित कई सम्मेलनों में, समझौतों में अपनी सक्रिय भागीदारी एवं भूमिका निभाई है। तो यहां पर यदि इस तरह से कार्य किया गया तो हम जीत जाएंगे। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में हुए मानव पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि गरीबी दूर करना संसार के लिए पर्यावरण नीति के लक्ष्य का एक अभिन्न हिस्सा है। साझा ग्रह, वैश्विक नागरिकता, अंतरिक्ष, पृथ्वी की अनंत संबंध अवधारणाएं मात्र पर्यावरण मुद्दे तक सीमित ना होकर तब पूर्ण होंगी जब पृथ्वी के सभी लोग पर्यावरणीय सुरक्षा, मानव विकास को साझा कर सकेंगे। अर्थात सिर्फ एक कहते हैं ना कि हम क्या करें भला, लोग मानते ही नहीं है, हम सबको प्रयास करना होगा। जब एकत्रित होकर हम सारा कार्य करेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। भारत में सतत विकास के लिए कृत संकल्प अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थान द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिति, आपने जरूर पढ़ा है, विज्ञान में जरूर पढ़ा है, ठीक है, विश्व स्तर पर पहचान बन चुकी है। क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं या विज्ञान में जरूर ये टॉपिक्स आते ही आते हैं। तो ये निबंध ना केवल एक विषय पर है बल्कि आप विज्ञान से संबंधित आ जाए, ओजोन लेयर या पर्यावरण प्रदूषण किसी पर भी आ जाएगा ना, तो इसको आप लिख सकते हैं। लिखा है, इस विश्व स्तरीय सम्मेलन में भाग लेने हेतु कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिग्लिट्ज व विश्व के अन्य जाने माने विद्वानों के अलावा अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई, डोमिनिकन के राष्ट्रपति लियोनेल फर्नांडिस रेना और सेश के राष्ट्रपति श्री रीज जेम्स एक्लिस माइकल ने भी भाग लिया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने किया था उस समय, ठीक है। वर्ष 2012 में इस सम्मेलन की विषय वस्तु ग्रेटेड की द ग्लोबल कॉमन्स 20 ईयर्स पोस्ट रिव्यू थी। नई दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन में भी राष्ट्र अध्यक्ष, मंत्रियों सहित विश्व स्तरीय शिक्षाविद शामिल हुए थे, वैज्ञानिक भी थे, शिक्षाविद भी थे, मंत्री भी थे। टेरी द्वारा आयोजित वर्ष 2014 सम्मेलन की विषय वस्तु थी, विषय वस्तु मतलब समझते हैं ना, टैगलाइन की सबको भोजन, पानी व ऊर्जा सुरक्षा उपलब्ध कराना। नई दिल्ली में 6 से 8 फरवरी तक चले इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव के अन्नान, सेशल्स के राष्ट्रपति JA माइकल, गुयाना के पूर्व राष्ट्रपति भारत जगदेव आदि अन्य विशिष्ट लोगों ने भी भाग लिया था। इतिहास गवाह है कि सतत विकास के लिए कई राज्यों ने, कई देशों ने भरपूर प्रयास किया। इसके कई उदाहरण आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये विज्ञान से संबंधित टॉपिक है, पर्यावरण से संबंधित टॉपिक है। ये आपके पास होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब सभी रिपोर्ट में सुझाव प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक रवैया अपनाया, पॉजिटिव बिल्कुल जताया। साथ ही साथ ये भी कहा कि सोलर पार्क के द्वारा 2200 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर 12 राज्यों द्वारा स्वीकृति भी दी। इसके साथ ही सरकार पेट्रोल चालित 2 पहिए वाहनों की जगह साइकिल के प्रयोग को भी बढ़ावा दिया। क्यों? आपको पता है
जिससे वायु प्रदूषण में कमी आ सके और व्यर्थ का जो धन हानि भी कह सकते हैं कि जहां हम पैदल चल सकते हैं वहां भी हमें गाड़ी की जरूरत होती है। ये भी मतलब आर्थिक स्थिति से भी हम सुरक्षित रह सकते हैं। सरकार सबका साथ सबका विकास की योजना को अमल में ला रही है, लेकिन वो तभी ला पाएगी जब हम उसका सहयोग देंगे। आवश्यकता है इसके लिए सबसे पहले तो हमें जनसंख्या के स्तर को बनाए रखना है। जैसे कहते हैं ना, हम दो हमारे दो। अब ये नीति यदि हम अपनाएंगे, सरकार के उठाए गए कदमों पर हम सही से चलेंगे तो लाभ हो सकते हैं। शिक्षा प्रणाली में भी स्वास्थ्य लाना होगा, सुधार लाने होंगे। जैसे हमने पढ़ा था ना हमने कि शिक्षा का स्तर इतना मतलब अच्छा होना चाहिए कि व्यक्ति या बच्चा अपने साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा का भी जानकारी प्राप्त कर सके। यदि हम चाहते हैं कि प्रदूषण कम हो, पर्यावरण की सुरक्षा के साथ संतुलित विकास भी हो, तो इसके लिए हमें नवीन प्रौद्योगिकी विकास करने होंगे। प्राकृतिक संसाधनों की जो उपयोग है उनको लिमिट में यूज करना होगा। ये नहीं कि हमें ही खाना है बस हम ही ले जाएं, ऐसा नहीं है। साथ ही साथ उपभोक्तावादी संस्कृति समझते हो, दिखावटी और बनावटी दुनिया से हमें दूर रहना होगा। होड़ में शामिल नहीं होना है, होड़ विनाश की ओर ले जाती है और जो प्रतियोगिता है वो विकास की ओर ले जाती है। हमें आम लोगों की प्रवृत्ति में परिवर्तन लाते हुए उन्हें समझाना होगा कि जब आवश्यक होगा तभी बिजली खर्च करें, नहीं तो उसको सुरक्षित रखें। सतत विकास में आर्थिक समानता, लैंगिक समानता, सामाजिक समानता, साथ साथ पर्यावरण संतुलन भी अति आवश्यक है। इसलिए कहा जाता है कि मानव का वास्तविक कल्याण सतत विकास द्वारा ही संभव है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा, हमारे उद्योग मानव प्रधान होने चाहिए, ना कि मशीन प्रधान। सतत विकास के संदर्भ में उनकी यह बात हमें बहुत कुछ सिखाती है कि अक्सर हम बहुत कार्य खुद कर सकते हैं लेकिन डिपेंडेंट हो जाते हैं मशीन्स पर। सो प्लीज मेरे विद्यार्थियों, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। आने वाले देश और समाज की जिम्मेदारी आपके मजबूत कंधों पर है। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड करता है। आपको पता ही है ना, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ आपको जो भी वीडियोस देखना है जस्ट उस पर जाइए। चाहे आप सामाजिक विज्ञान देखना चाहें, विज्ञान देखना चाहें, गणित या फिर हिंदी में भी आप क्या देखना चाहते हैं, गोधुली या वर्णिका या फिर व्याकरण, जो भी टॉपिक आपको देखना है क्लिक कीजिएगा, सामने आ जाएगा। सामने आते ही ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, समझने के साथ साथ आपको पसंद भी जरूर आएगा। सो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। राजीव, शंभू, यशपाल, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।